हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे क्वेश्चन है सभी, और जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है? वाल्टर लिपमैन, लॉर्ड ब्राइस, लावेल, डब्ल्यू डॉ। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्टर लिपमैन। देखिए, राजनीतिक विकास के लक्षणों की पहचान के लिए जो है वाल्टर लिपमैन ने जनमत के निर्माण के तथ्य को उस परिवेश से जोड़ा है जिसमें लोग रहते हैं, यानी जिसमें लोग रहते हैं। और उसके विचार में व्यक्ति को राजनीतिक विचारों का निर्माण काफी सीमा तक उस जानकारी से होता है। ठीक है, उस जानकारी से होता है। ठीक है, उस जानकारी से होता है जो कि वह अपने चारों ओर जो उसके आसपास का वातावरण होता है, परिवेश होता है, उसकी वजह से। ठीक है, तो वाल्टर लिपमैन कहते हैं कि जनमत के निर्माण के तथ्य को उस परिवेश से जोड़ा इन्होंने कि जिसमें लोग रहते हैं, और उसके विचार से व्यक्ति के राजनीतिक विचारों का निर्माण काफी हद तक उस सीमा तक होता है, उस जानकारी से होता है जो वो जानता है, समझता है, अपने आसपास जो उसके चारों ओर पर्यावरण होता है, वातावरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण से सर्वप्रथम जो है ये किसका विचार है जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका, तो वाल्टर लिपमैन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? संरचनात्मक समूह, संस्थागत समूह, समुदायगत समूह, अप्रतिमानी समूह। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संरचनात्मक समूह। देखिए, आमंड ने दबाव समूहों को 4 वर्गों में बांटा है, संरचनात्मक, असमुदायात्मक, ठीक है, और चमत्कारिक समूह और प्रदर्शनात्मक समूह। ठीक है, तो जो सम्मिलित नहीं वो है संरचनात्मक समूह। ठीक है, और जो है ये अचानक परिस्थिति बस उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अप्रतिमानी समूह कहा जाता है। ठीक है, जो अप्रतिमानी समूह है वो उनका क्या है कि जो अचानक, वो कहता है कि अचानक परिस्थिति वश उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें अप्रतिमानी समूह कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और सम्मिलित अमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह किसका विचार था कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना? डायसी, रूसो, गार्नर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सी एफ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सी एफ स्ट्रॉन्ग के शब्दों में संविधान शासन का उपकरण अथवा देश का मौलिक कानून है। ठीक है, मौलिक कानून है, और जो है यह वही वस्तु है जिसके लक्ष्य है साधन की मनमानी कार्यवाही को प्रतिबंधित करना, और शासितों के अधिकारों की, जो शासित हैं उनके अधिकारों की प्रत्याभूति करना, तथा प्रभुता संपन्न सत्ता के संचालन की व्याख्या करना। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एफ स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। यह अभिमत था स्ट्रॉन्ग का, गार्नर का, मेटल का, लावेल का। और फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्नर का। ठीक है, तो लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। ब्राइस ने, ठीक है, ब्राइस कहते हैं कि संविधान का लिखित या लिखित रूप में वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है,
और स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि यह मिथ्या भेद है क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान नहीं जो पूर्ण रूप से लिखित हो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश समूह में एकात्मक संविधान है? ठीक है, किस देश समूह में एकात्मक संविधान है? और फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। देखिए, वर्तमान समय में इंग्लैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, इटली आदि राज्यों में एकात्मक शासन है और सर्वाधिकारी देशों में शक्ति का केंद्र एक ही राजनीतिक दल होता है और इसलिए चीन में भी एकात्मक शासन है। सिक्स क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से इसमें संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं को दर्शाइए। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान। थर्ड हो जाएगा विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण। और फोर्थ हो जाएगा द्विसदनात्मक विधान मंडल। ठीक है, देखिए शक्ति पृथक्करण तो आध्यात्मिक शासन की विशेषता है। ठीक है, शक्ति पृथक्करण और संविधान की सर्वोच्चता एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघात्मक राज की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। तो 35वें संशोधन, कौन सा संशोधन? 35वें कब? 1975। 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। 8 क्वेश्चन है, अध्यात्मक शासन जिन सिद्धांतों से परिचालित होता है वह शक्ति पृथक्करण, राजाध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है नहीं होता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, देखिए आध्यात्मिक सरकार में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है और इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका का एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का क्या होता है? मुखिया होता है। राज्य का और सरकार का भी दोनों का मुखिया होता है और उसमें राजाध्यक्ष अपने कार्यकाल की अवधि और नीतियों के बारे में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, आध्यात्मिक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि वह युद्ध और शीतकाल दोनों में कुशल है, वह दल बदल के दोष से मुक्त है, वह मितव्ययी है या वह कार्यपालिका की स्थिरता सुनिश्चित करती है। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वह कार्यपालिका की स्थिरता को क्या करता है? सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित सरकार देता है, स्थिर सरकार देता है। तो जैसा कि आध्यात्मिक शासन प्रणाली में कार्यपालिका कार्यकाल जैसे निश्चित होता है और यह व्यवस्था के अंतर्गत शासन में अस्थायित्व होने के कारण दीर्घकालीन योजना बनाकर ठीक प्रकार से प्रशासनिक कार्यों को करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बीजी तिलक। तो तिलक को प्राय राजनीति में उग्रवादी परंतु सामाजिक सुधारों में नरम दली व्यक्ति माना जाता है और उन्होंने कहा, विदेशियों को हमारे समाज सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उनका विचार था कि समाज सुधार लोकमत को शिक्षित करने से ही हो जाते हैं। 11 क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? 1909, 1919, 1935, 1947। और 11 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जैसा कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। तो अधिनियम में एक बड़ी विशेषता थी केंद्रीय व्यवस्थापिका का विकास और प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली का प्रयोग हुआ
पहली बार, और राज्य परिषद व केंद्रीय विधानसभा की स्थापना क्रमशः उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में हुई। ठीक है, और ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1919 भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940 द्वारा। और 12 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1935 द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम की विशेषता एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को सम्मिलन अनिवार्य था उनको सम्मिलित करना, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलन उनके नरेशों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था, जो वहां पे नरेश थे, राजा थे। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार में निहित की गई, अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों में निहित की गई, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई। डी है अवशिष्ट शक्तियों का कोई प्रावधान नहीं था। 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित होगी और वह विवेकानुसार संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा को उन शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार देगा। 14 क्वेश्चन है भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत का संविधान न्यायिक व्याख्या, संसदीय कानून, न्यायविदों के मत। और 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायिक व्याख्या। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मूल संरचना का सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया गया, मूल संरचना सिद्धांत का, और उसके पश्चात सभी वादों में उसी सिद्धांत की न्यायिक व्याख्या की गई। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद कौन से में? राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या जाकिर हुसैन। और 16 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बीबी गिरी। ठीक है, 1969 1969 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस द्वारा समर्थित प्रत्याशी संजीव रेड्डी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार बीबी गिरी से हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय राज्यसभा का सदस्य था? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन टीजीटी पीजी में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। देखिए संविधान के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि प्रधानमंत्री का चयन निम्न सदन से ही किया जाए। 1966 में, कब? 1966 में इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो राज्यसभा की मनोनीत सदस्य थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यसभा की ये मनोनीत सदस्य थी। ठीक है, और राज्यसभा की सदस्य इंदिरा गांधी। 18 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? बी गोपाल रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी, ब्रह्मानंद रेड्डी, विश्व प्रताप दास। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पे सी, ब्रह्मानंद रेड्डी। देखिए विश्वनाथ प्रसाद दास 1962, बीबी गोपाल रेड्डी 1967, और चन्ना रेड्डी 1974। ठीक है, 74।
और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, जबकि श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य ग्रहण नहीं किया है, कार्य नहीं किया है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? केवल राज्य के उच्च न्यायालय में, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त ए तथा बी दोनों में, केवल एक प्रशासनिक न्यायालय में। और 19 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए तथा बी दोनों में। यानी भारत के किसी राज्य कानून की संवैधानिकता के परीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों को है। ठीक है, दोनों को है। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया है? 72वां, 73वां, 78वां? तो आपको याद हो गया होगा अब तक। तो ये राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 73वां संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जैसा कि त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत स्थापित करने की बात की गई, और प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान जो था 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ये बात थी। और 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।